गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संशय की स्थिति बड़ी समस्या खड़ी करती है। यह हमें अपने कार्य पथ पर आगे नहीं बढ़ने देती, भीतर से कचोटती रहती है। मन में किसी भी प्रकार का संशय पाल लेने से व्यक्ति परेशान रहता है। वह अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाता। उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। संशय ही संदेह को जन्म देता है। बार बार और हर बात पर संदेह करने वाला व्यक्ति नकारात्मक होने लगता है। वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता है। संशय और संदेह का फन उसे डसता रहता है। यह एक स्थापित सत्य है कि हृदय में खिलने वाले विश्वास के फूलों को संशय के शूल क्षति पहुंचाने का उपक्रम करते रहते हैं। इससे विश्वास और आस्था आहत होने लगते हैं। हमें स्वयं के भीतर संशय के शूल को पनपने नहीं देना चाहिए, अन्यथा यह अपनी कंटीली प्रवृत्ति से हमें आहत करेगा, आघात पहुंचाएगा। संशय की स्थिति से हम जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं, यह उतना ही बेहतर होता है। कई बार हम संशय करते हुए अपने अभिन्न मित्रों को खो देते हैं। हमारा संशय हमारे संबंधों की डोर को क्षति पहुंचाता है। संशय हमारे भीतर कई प्रकार से कोलाहल पैदा करने लगता है। हमें संशय के बादल मंडराने से पहले ही उससे निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का संशय पैदा होता है तो जल्द से जल्द उसके निराकरण का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी स्पष्टवादिता से संशय के भय से मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी बात जलेबी की तरह घूमी नहीं होनी चाहिए। लच्छेदार और घुमावदार बातों से ही संशय जन्म लेता है। ठीक इसी तरह का व्यवहार भी संशय पैदा करता है। हमारे व्यवहार में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कृत्रिमता को चाशनी में डूबे रहते हैं। उनका साथ घातक हो सकता है। संशय की बेल को बढ़ने से पूर्व ही नष्ट कर देना श्रेयस्कर सिद्ध होता है। वस्तुतः संशय से मुक्ति का संकल्प ही सबसे उत्तम युक्ति है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में वर्चुअल यानी आभासी सुनवाई बंद होने का संज्ञान लिया। उसने सभी उच्च न्यायालयों के साथ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को भी नोटिस जारी कर उनके रजिस्ट्रारों से पूछा है कि क्या वर्चुअल सुनवाई समाप्त कर दी गई है। इन सभी से यह बताने को भी कहा गया है कि यदि वर्चुअल सुनवाई बंद हो गई है तो उसके कारण क्या हैं। आखिर जब कोविड काल में वर्चुअल सुनवाई की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, तब फिर इस सिलसिले को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं। यह ठीक है कि फिलहाल कोविड महामारी का कहीं कोई खतरा नहीं और लगभग सभी तरह के प्रतिबंध समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों और विभिन्न न्यायाधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई इसलिए जारी रहनी चाहिए क्योंकि उससे लोगों के समय एवं संसाधन की बचत हो रही थी। तकनीक के उपयोग ने लोगों को यह विकल्प उपलब्ध कराया था कि वे चाहें तो न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हों या फिर वर्चुअल रूप में अपने को प्रस्तुत करें।
न्यायालयों में तकनीक का प्रयोग वादी प्रतिवादी के साथ वकीलों के लिए भी सुगम था। वे कहीं पर भी रहते हुए न्यायालयों में आभासी रूप से उपस्थित हो सकते थे। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों में हाइब्रिड तरीके से सुनवाई की आवश्यकता जताई थी। यह तरीका न केवल जारी रहना चाहिए बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए ताकि निचली अदालतों में मुकदमे लड़ने वालों को भी उसका लाभ मिले। आवश्यक केवल यह नहीं है कि न्यायालय तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करे बल्कि यह भी है कि वे उन आवश्यक संसाधनों से लैस हों जिनसे मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र हो सके। गत दिवस ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह जानकारी दी गई कि उसकी वेबसाइट से मुकदमों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट में इसका भी विवरण उपलब्ध होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं और कितनों का निस्तारण हो चुका है। निसंदेह इस व्यवस्था से पारदर्शिता की ओर एक कदम आगे बढ़ाया गया है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। बात तब बनेगी जब तारीख पर तारीख का सिलसिला बंद होगा और लोगों को समय पर न्याय मिलेगा। इसके लिए निचली अदालतों से लेकर उच्चतर अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या तो बढ़ानी ही होगी। उन कारणों का निवारण भी करना होगा जिनके चलते मामले लंबे खिंचते रहते हैं। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह निराशाजनक स्थिति है। इससे देश को उबारना ही होगा। इसके लिए न्यायिक तंत्र में तकनीक का उपयोग करने के साथ अदालतों के काम करने के ढर्रे को भी बदलना होगा। स्टॉप।